देखिए, जो चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, हर एनकाउंटर में अगर हमने 2 उग्रवादियों को मारा है तो हमारे 2 जवान भी मारे गए हैं। और ये हालत उस वक्त है जब हमने चूज़ किया है कि किस टाइम हमने अटैक करना है, कहाँ अटैक करना है, कितनी संख्या के साथ अटैक करना है। एक मोटरसाइकिल चल रही है, उसके ऊपर डंडे लगा रखे हैं, किसी में 10 लोग, किसी में 20 लोग, कोई इस पर शीर्षासन कर रहा है। देखिए, हम सर्कस नहीं है, ये फौज है। इस तरह की चीज़ दिखा के मजाक बनता है। मुझे किसी ने इतनी क्लिप दिखाई, राज इज दिस इंडियन आर्मी, वो मोटरसाइकिल चला रहा है मुझे बड़ी करके और 5 लोग चढ़े ऊपर नीचे। और दिस इज अ कोट फ्रॉम अमेरिकन जर्नल जस्ट अ फ्यू इयर्स बैक। ही से इंडियन आर्मी इज अ क्रम्बलिंग एडिफाइस। ये वर्ल्ड लेवल के इक्विपमेंट हैं जो हम अब लेते जा रहे हैं, नई बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। 2036 में हम 1986 का जहाज जो बनना शुरू हुआ था इस्तेमाल कर रहे हैं, 50 साल पुराना। फ्रांस ने वो भी हमें शेयर करने के लिए साफ मना कर दिया है। अगर हमें सोर्स कोड भी नहीं मिल रहे हैं उनके 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। इंडियन आर्मी में करप्शन है? हाँ, फौज में करप्शन है और सर्विसेज में बहुत ज्यादा करप्शन। हमारे पास बेसिक इक्विपमेंट नहीं था, अभी भी नहीं। अभी पर जो वो रात थी जहां भी एयर बैटल हुई, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज तक की सबसे बड़ी एयर बैटल थी। 84 जहाज हिंदुस्तान के हवा में उड़े थे और 42 पाकिस्तान के थे। और उन्होंने उस वक्त हिंदुस्तान के कुछ जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा दुनिया में परसेप्शन है। वो बोले पामपोर मैंने खुद देखा है, वीडियो बठिंडा के पास से आए हैं, 2 जगह से तो मैं कंफर्म वीडियो मैंने खुद देखी है। चाहे वो गड्ढे तो एक दिन में भर जाते हैं, गड्ढे एक दिन में भर जाते हैं और वो कोई उसको बड़ा डैमेज नहीं मानता। जिस तरह से टर्की, चीन, अजरबैजान बिल्कुल खुलकर खड़े थे पाकिस्तान साथ में कि हमारा एक ब्रदर मुल्क है और हम इसके साथ खड़े हैं और आखिर में लड़ेंगे। हमारे साथ कोई खड़ा था ऐसे? नहीं, एक भी मुल्क नहीं था। और हम जयशंकर जी की आंखों में वो हम दिखा देते हैं, लेजर जा रही हैं और पता नहीं उन्हें कहाँ कहाँ झंडे गाड़ते। बहुत के अंत में क्या है, जब आपके एग्जिस्टेंस की बात आ जाएगी, एग्जिस्टेंस खतरे में है कि हमें खत्म कर देंगे सारे ये मुस्लिम ये दुश्मन मुल्क मिलके, उस टाइम हमें बचाने कोई अगर नहीं आएगा। भारतीय फौज क्या उसी लेवल पर है जहां विश्व की बाकी फौजें हैं, या अभी हमें कुछ कमियां हैं? कि इन्फेंट्री में जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है। जैसे देखिए, जो चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, आप पिछले 10 साल के जितने एनकाउंटर्स हुए हैं कश्मीर में, उनको उठा के देखिए। हर एनकाउंटर में अगर हमने 2 उग्रवादियों को मारा है तो हमारे 2 जवान भी मारे गए हैं, कई बार ज़्यादा मारे गए हैं। और ये हालत उस वक्त है जब हमने चूज़ किया है कि किस टाइम हमने अटैक करना है, कहाँ अटैक करना है, कितनी संख्या के साथ अटैक करना है, क्या टैक्टिक्स यूज़ करनी है, क्या हथियार यूज़ करने हैं, कब सरप्राइज यूज़ करना है, सब कुछ हमारे फेवर में है। उसके बावजूद हमारे उतने ही सैनिक मारे जाना है, उससे ज़्यादा मारे जाना, जितना उग्रवादी मारे जा रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग हुई 2 हफ्ते के लिए, हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है 1 साल 1.5 साल के लिए, वो पूरी यूनिट में ट्रेनिंग चलती है। तो कहीं ना कहीं उस ट्रेनिंग में खामी है, कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग सीरियसली नहीं की जा रही है, कहीं ना कहीं चाहे वो लोअर लेवल हो चाहे हायर लेवल हो। तो ये जो है जहाँ ट्रेनिंग होनी चाहिए ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर, कुछ जगह हो रही है, कुछ अच्छे कमांडर्स आते हैं कराते हैं, लेकिन ज़्यादातर हर जगह सहायक बांट रखे हैं आपने। जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं वो सामने आएंगे। हम 9 महीने तो सेंटर में ट्रेनिंग कराते हैं, एक नए जवान जो भर्ती होता है उसकी लगातार यूनिट में ट्रेनिंग चलती है। तो कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, अब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, कल 10 लोग मुझे इस चीज़ की गाली देंगे कि आप ये कैसे बोल सकते हो अपनी फौज के बारे में। एक और सवाल मेरे जहन में से आ गया, क्योंकि इससे का जिक्र हो गया। किसी एक जवान ने मुझसे कहा कि 26 जनवरी को जो परेड होती है उसमें हमारे यहाँ करतब दिखाया जाता है सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर। एक जवान के तौर पर कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, मार्च पास्ट ठीक है, आपकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, सही है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जिस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ थोड़ा, आप जो लगातार मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, वो एक मोटरसाइकिल चल रही है, उसके ऊपर डंडे लगा रखे हैं, किसी में 10 लोग, किसी में 20 लोग, कोई इस पर शीर्षासन कर रहा है। देखिए, हम सर्कस नहीं है, ये फौज है। और हमें सिर्फ वो चीज़ दिखानी चाहिए जो हमारे कॉम्बैट पोटेंशियल दिखाती हैं। हाँ, झलकियाँ वो अलग हैं, वो हमारी कल्चरल विरासत को दिखाती हैं, अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, वो चीज़ें दिखाएं जिससे हमारा कॉम्बैट पोटेंशियल है वो दुनिया को दिखे, हमारे नागरिकों को दिखे। इस तरह की चीज़ दिखा के मजाक बनता है। मेरे जो बाहर के दोस्त हैं, मेरे बहुत मुल्कों की आर्मी ऑफिसर्स फ्रेंड्स हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मुझे किसी ने इतनी क्लिप दिखाई, राज इज दिस इंडियन आर्मी, वो मोटरसाइकिल चला रहा है मुझे बड़ी करके और 5 लोग चढ़े हैं ऊपर नीचे। और वो हम नेशनल रिपब्लिक डे के अंदर वो हम अपने कर्तव्य पथ पे चला रहे हैं। मतलब व्हाट इंप्रेशन वी गिविंग टू द वर्ल्ड। आई डोंट वांट टू बी एक्स्ट्रा क्रिटिकल, बट वी हैव टू स्टॉप डूइंग दिस सर्कस एंड ऑल। लेट्स शो ओनली कॉम्बैट पावर व्हेन वी शो इट टू अपने जो नागरिक हैं, अपनी सिटीजनरी है, उनका मोरल बढ़ाने के लिए और दुनिया में एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कि हम क्या चीज़ हैं। हम अपनी सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करें और इन चीज़ों से बचें। इंडियन आर्मी या इंडिया की पूरी मिलिट्री फोर्स की अगर बात हम करें, क्योंकि आपने दुनिया के कई देशों को करीब से देखा है। यूएस यूक्रेन में, रशिया में इन्वॉल्व हुआ, रशिया आप देख ही रहे हैं, इजराइल आप देख रहे हैं, ईरान की रिवॉल्यूशनरी फोर्स की भी आप करीब जाकर देखा। इंडियन आर्मी कहाँ स्टैंड आउट करती है इन सबके बीच में? दिस इज अ कोट फ्रॉम अमेरिकन जर्नल जस्ट अ फ्यू इयर्स बैक। ही से इंडियन आर्मी इज अ क्रम्बलिंग एडिफाइस, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। मान लिया हमारी खामियां हैं, हर मुल्क में खामियां होती हैं, नथिंग कैन बी परफेक्ट।
हमें खामियां बताना ज़रूरी है ताकि उस पर एक्शन हो सके, उसको बदला जा सके, सुधार लाया जा सके। खामियां डालने का पर्पज़ ये है, अपनी आर्मी को डिनिग्रेट करना है उसका पर्पज़ नहीं है। पर अभी टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आए हैं दुनिया में, हमें उस पर थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हम जो मॉडर्न आर्मीज दुनिया की उनको मैच कर अभी सकें। जैसे इंडिया बहुत सारे हथियार खरीद रहा है, राफेल को लेकर खासतौर पर बात चल रही है कि बहुत सारा फ्रांस से हमने और मंगा लिया है, रूस से हम समझौता कर रहे हैं, अमेरिका से हमारी डील चल रही है। ये वर्ल्ड लेवल के इक्विपमेंट हैं जो हम अब लेते जा रहे हैं, नई बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए, आप ओप सिंदूर लें तो S-400 जो है, जो हमने एयर डिफेंस सिस्टम लिया है रूस से, वो बहुत ही कारगर साबित हुआ है। तो इट्स अ वेरी गुड डील, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू हैव S-500 ऑल्सो, विच इज़ अ वेरी गुड डील। एज फार एज रफाल इज कंसर्न, आई एम नॉट इन फुल एग्रीमेंट विद दैट, बिकॉज आई हैव सीन नाउ अराउंड द वर्ल्ड कि किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नाउ इज़ द एज ऑफ अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स। मैन्ड प्लेटफॉर्म कुछ रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स हो जाएंगे। और हवाई जहाज़ में भी अब जितने हैं, जो बड़ी आर्मीज़ हैं या जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस मुल्क हैं, सारे के सारे अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स पे पूरा जोर है उनका। इवन कंट्रीज लाइक टर्की, दे हैव रिसेंटली यूज्ड अ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट टू शूट डाउन अ 4th जनरेशन मैन्ड एयरक्राफ्ट। तो उस लेवल तक डेवलपमेंट हो चुकी है टेक्नोलॉजी में। उस स्टेज पे आके जब हमें इतना सारा टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी डेवलप हो रही है, तो एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि 1989 से बनना शुरू हो गया था और जो सर्विस में है, तो और ये अगले 10 साल तक हमें मिलता रहेगा। तो सोचें, अगर 2036 में हम 1986 का जहाज जो बनना शुरू हुआ था इस्तेमाल कर रहे हैं, 50 साल पुराना, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इट वॉज नॉट अ गुड डील फॉर अस। राफेल का सौदा घाटे का सौदा है। जो सोर्स कोड है जहाज के, वो हमसे वो भी शेयर करने को तैयार नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई एडवांटेज मिली है। सोर्स कोड अगर हमें मिल जाते हैं तो हम उसमें अपने हथियार लगा सकते हैं जो हमने हिंदुस्तान में इंडिजिनियसली बनाए हैं। फ्रांस ने वो भी हमें शेयर करने के लिए साफ मना कर दिया है। अगर हमें सोर्स कोड भी नहीं मिल रहे हैं उनके 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो 2036 तक हमें मिलेगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इंडियन आर्मी में करप्शन है? हाँ, फौज में करप्शन है और सर्विसेज में बहुत ज़्यादा करप्शन है। किस लेवल पे, कैसे करप्शन? लेवल मैं नहीं जानता क्योंकि मैं उसे किस तरह करप्शन? तो है, करप्शन है, सप्लाईज में करप्शन है, चाहे ऑर्डिनेंस हो, ये सप्लाई को सर्विसेज हो या EME हो, इनमें है। और मैंने फौज 8-9 साल पहले छोड़ी है। सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके लेफ्टिनेंट कर्नल तक जो भी 20-25 साल जो नौकरी की है, हमारे पास बेसिक इक्विपमेंट नहीं था, अभी भी नहीं। अभी पर जो वो रात थी जहाँ भी एयर बैटल हुई, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज तक की सबसे बड़ी एयर बैटल थी, 84 जहाज हिंदुस्तान के हवा में उड़े थे और 42 पाकिस्तान के थे। और उन्होंने, लेकिन दुनिया का ये मानना है कि उस वक्त हिंदुस्तानी कुछ जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा दुनिया में परसेप्शन है। बट हालांकि उसके टुकड़े कहीं हमें दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि हमने कहा कि सैटेलाइट इमेजेस के जरिए कुछ दिखा दो। हमारे यहाँ से कई लोगों ने चैलेंज भी किया। देखिए, अब लड़ाई खत्म हो गई है। नहीं, जैसे हमने हमारे पुराने कुलीग रहे हैं आपके और मेरे, श्रीनगर में जो बेस, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, वो बोले पामपोर मैंने खुद देखा है, वीडियो बठिंडा के पास से आए हैं, 2 जगह से तो मैं कंफर्म, जहाँ वीडियो मैंने खुद देखे हैं। ठीक है, हालांकि हमने जो उनका एयरबेस उड़ाया वो तो हमने दिखाया कि देखो तुम्हारा ये गड्ढा हमने कर दिया, चाहे वो गड्ढे तो एक दिन में भर जाते हैं, गड्ढे एक दिन में भर जाते हैं, और वो कोई बड़ा, उसको बड़ा डैमेज नहीं मानता मैं। ओके, तो क्या इस ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के लिए क्या सबक रहे होंगे फिर फ्यूचर को लेकर? वो देखिए, अब इसके बहुत इसकी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। एक चीज़ जो बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन की बहुत जरूरत है, एवरीथिंग वाज इंटीग्रेटेड, ऑल द एयर डिफेंस, ऑल द रडार्स फ्रॉम नेवी टू आर्टिलरी टू एविएशन टू एयरफोर्स, एवरीथिंग वाज इंटीग्रेटेड, which I think were integrated on our side as well. Probably we need better integration of this. टेक्नोलॉजी उनके पास है? Chinese. All satellite imagery were provided. Continuous intelligence was provided by China and Turkey. देखिए, एक जो बड़ी चीज़ लड़ाई में सामने आई है, हम बिल्कुल अकेले थे इस लड़ाई में। आपने ऑब्जर्व किया ये, जिस तरह से टर्की, चीन, अजरबैजान बिल्कुल खुलकर खड़े थे पाकिस्तान के साथ में कि हमारा एक ब्रदर मिल्क है और हम इसके साथ खड़े हैं और आखिर में लड़ेंगे। हमारे साथ कोई खड़ा था ऐसे? नहीं, एक भी मुल्क नहीं था। और हम जयशंकर जी की आंखों में वो हम दिखा देते हैं, लेज़र जा रही हैं और पता नहीं उन्हें कहाँ कहाँ झंडे गाड़ दिए। बहुत अच्छा काम किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब पुश केम टू शव, जब असली ज़रूरत पड़ी, जहाँ क्रिटिकल मोमेंट थे हमारे लिए, हमारे साथ कौन खड़ा था? कोई भी नहीं। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है। हमेशा से एक रूस था, तो उसको हमने दूर कर रखा है। देखिए, मैं कारणों में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये एंड रिजल्ट ये है। और अगर कल चीन, अमेरिका और ये सब, चीन और पाकिस्तान इकट्ठे हो जाते हैं और टर्की इकट्ठे हो जाते हैं, सऊदी अरेबिया ने तो पैक्ट कर ही लिया है कि अगर पाकिस्तान में लड़ाई होगी तो सऊदी अरेबिया शामिल है, तो हम कहाँ जाएं, किससे लड़ें? बांग्लादेश हमारी वैसे दुश्मनी हो गई है, अभी हम अकेले लड़ेंगे उनसे? क्योंकि एक फौजी भी रहे हो, एक जर्नलिस्ट भी रहे हो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अप टू मार्क नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बहुत
जैसे हमेशा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है या कई और मुद्दों पे हमें बहुत सपोर्ट मिला है और न्यूट्रलिटी कहीं ना कहीं हमें कुछ हद तक हमें कामयाब भी आई है। लेकिन क्या जो क्रिटिकल मोमेंट होगा, देखिए अंत में क्या है, जब आपके एग्जिस्टेंस की बात आ जाएगी, एग्जिस्टेंस खतरे में है कि हमें ख़त्म कर देंगे सारे ये मुस्लिम ये दुश्मन मुल्क मिलके, उस समय हमें बचाने कोई अगर नहीं आएगा तो क्या हमारी न्यूट्रलिटी ठीक पॉलिसी थी? ये हमें सोचना है। और ऐसी हालत में हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, कैसे हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। सिर्फ हमारी अकेली ताकत काम नहीं आएगी। चीन बहुत जैसे हम ट्रेड डील करें, हमने ईयू के साथ डील की, हमने अमेरिका के साथ डील की, तो वो कह रहे हैं कि हम अपना देश की ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी जो है वो आपस में लड़ मर रहे हैं अभी। मिश्रा जी, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में थे यहाँ पे, जब उन्होंने कब्ज़ा किया, मैं सिर्फ आज से 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एज पर वन एस्टिमेट हम दुनिया का 25% जीडीपी प्रोड्यूस करते थे। 25% जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आज यूएस भी नहीं करता है। ट्रू। उस टाइम में हमने बड़ा ग्रोथ पे ध्यान दिया हुआ था। और आज से 1500 साल जब हमले शुरू हुए, सोमनाथ को इतना लूटा गया, इतने हमले हुए, तब हम सोने की चिड़िया थे। अब भी हम सोने की चिड़िया बन सकते हैं, तो फिर लूट ली जाएंगे। तो क्या सिर्फ फोकस जीडीपी पे होना चाहिए? सही बात है। जब तक हम अपने को मजबूत नहीं करते और जब तक हम इंटरनल थ्रेट्स को नहीं समझते, एक्सटर्नल थ्रेट्स को एसेस नहीं करते ठीक से, जीडीपी ग्रोथ, सोने की चिड़िया सब बेमानी है।